हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ माय यूट्यूब चैनल पर। हम लोग स्टार्ट कर चुके थे अपनी एनसीईआरटी बुक सीरीज, जिसमें हम लोगों ने कक्षा 6 के इतिहास विषय को 2 अध्याय पढ़कर समाप्त कर दिए हैं। आज हम लोग अध्याय 3 को शुरू करेंगे, जिसका नाम है आरंभिक नगर। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। तो बिना किसी देरी के आइए अपने अध्याय को पढ़ना शुरू करते हैं। आइए, पुराने भवन का संरक्षण समझते हैं। पुराने भवन का संरक्षण क्या है? इसमें एक कहानी दी गई है। जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर की तारीफ कर रहे थे, जिसे गली के बच्चे भूतिया घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। यह सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इन पुराने खंडहरों से लोगों का इतना लगाव क्यों हो सकता है। आइए अब आगे समझते हैं। हड़प्पा की कहानी। हड़प्पा की कहानी के बारे में समझते हैं हम लोग। क्या है हड़प्पा की कहानी? अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती हैं। बात सही है। जो पुरानी पुरानी बिल्डिंगें होती हैं, पुराने महल होते हैं, वो अक्सर अपने समय की कहानी बताते हैं हम लोगों को। लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी। कब? जब 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। क्या मिला? अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला। किनको मिला? इंजीनियरों को। किन इंजीनियरों को? जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे 150 साल पहले, उन लोगों को हड़प्पा पुरा स्थल मिला। कहाँ पर मिला? पंजाब में। कहाँ पर? पंजाब में। आज का जो पाकिस्तान पंजाब पड़ता है, उस पंजाब में, जो आधुनिक पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? जो आधुनिक पाकिस्तान में। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहाँ से अच्छी ईंटें मिलेंगी। उन इंजीनियरों ने सोचा कि ये भाई एक ऐसा खंडहर है जहाँ पर एक अच्छी ईंटें मिलेंगी। यह सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइन बिछाई। इससे कई इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, क्योंकि जब उन्होंने इन इमारतों की ईंटें खींच ली तो वो इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गईं, कई उनमें से। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातात्विदों ने इस स्थल को ढूंढा और पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्या पता चला? यह पता चला कि यह खंडहर उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। मतलब जो भारत उपमहाद्वीप, उसके सबसे पुराने शहरों में से एक है। कौन? हड़प्पा नगर। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी। क्यों? क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीजें मिली, उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। इन शहरों का निर्माण लगभग 47 साल पहले हुआ था। क्योंकि हड़प्पा स्थल को सबसे पहले खोजा गया था, इसलिए उसके आसपास या उससे जुड़ी हुई जितनी भी इमारतें मिली हैं उस काल की, इसलिए उनको हड़प्पा पुरास्थल की इमारतों के में मान्यता ही दी गई है। उनको हड़प्पा स्थल के पुरास्थल की मान्यता ही दी गई है। ठीक है। इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। इन शहरों का निर्माण कब हुआ था? 4700 साल पहले हुआ था। ठीक है। अब आइए समझते हैं। प्रायः पुरानी इमारतों को तोड़कर उनकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। बात सही है। पुरानी जो इमारतें होती हैं, उनको तोड़कर एक नए भवन बनाए जाते हैं। क्या तुम्हें लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? आप लोग बताइएगा कि क्या पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए जो बहुत पुरानी होती हैं? सोचिएगा। ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ये जो हड़प्पा के नगर है, वो कहाँ पर मिले हैं? आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब उसमें, और सिंध प्रांतों में मिले हैं। भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों में मिले हैं। ठीक है। इन सभी स्थलों को पुरातात्विदों को इन सभी पुरास्थलों से पुरातात्विदों को अनोखी वस्तुएं मिली हैं, जैसे मिट्टी के लाल बर्तन। कैसे? जैसे मिट्टी के लाल बर्तन पर काले रंग के चित्र बने थे। जैसे मिट्टी के लाल बर्तन मिले जिन पर काले रंग के चित्र बने थे। पत्थर के बांट मिले हैं, मोहरे, मन के, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड आदि मिले हैं। ठीक है। इन नगरों की विशेषता क्या थी? आइए हड़प्पा के नगरों की विशेषता समझते हैं क्या थी। इन नगरों में कई दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। इन नगरों में से कई को दो या उससे ज्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रायः पश्चिम भाग छोटा था। प्रायः मतलब ज्यादातर पश्चिम भाग क्या होता था? छोटा होता था, लेकिन ऊंचाई पर बना था।
पश्चिम भाग छोटा होता था पर ऊंचाई पर बना था और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन निचले इलाके में था। कहाँ पर था? निचले इलाके में था। जो जो बड़ा हिस्सा था वो निचले इलाके में बना था और पूर्वी में पड़ता था, और जो पश्चिम में था वो क्या था? ऊंचाई पर बना था और छोटा था। ठीक है। ऊंचाई वाले भाग को पुरातात्विदों ने नगर दुर्ग कहा। क्या कहा? ऊंचे वाले भाग को पुरातात्विद क्षेत्र जो लोग थे उन्होंने उसे क्या कहा? नगर दुर्ग कहा। नगर दुर्ग उसे कहते हैं जहां पर राजा या उस समय के जो बोल सकते हैं शासक थे उनके रहने की जगह को नगर या दुर्ग बोलते हैं। दुर्ग मतलब किला। और निचले हिस्से को निचला नगर कहा जाता है। निचला नगर मतलब कि जहां पर आम जनता रहती है। दोनों हिस्सों की चार दीवारियां पक्की ईंटों की बनाई जाती है। दोनों हिस्सों की, ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाले हिस्से की, दोनों की चार दीवारी मतलब जो चार बाउंड्री होती थी वो पक्की ईंटों से बनाई जाती है। किससे? पक्की ईंटों से बनाई जाती थी हड़प्पा काल में। इसकी ईंटों इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी इसकी ईंटें, जो यहाँ पर इसकी ईंटें लिखनी चाहिए, ईंटों लिख दें लोग। इसकी ईंटों इतनी अच्छी पकी थी कि हजारों सालों बाद आज उनकी तरह दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह करते थे कि जिससे दीवारें खूबसूरत रहें। जैसे दीवारें कैसे रहें? खूबसूरत रहें। कुछ नगरों के दुर्ग में कुछ खास इमारत बनाई गई थी। कुछ नगरों के जो दुर्ग थे उनमें कुछ खास इमारतें बनाई गई थी। मिसाल के तौर पर मोहनजोदाड़ो में खास तालाब बनाया गया था। मोहनजोदाड़ो में हमें क्या मिला? खास एक तालाब मिला है जिसे पुरातात्विदों ने महान स्नानागार कहा है। क्या कहा है? महान स्नानागार, ग्रेट बॉथ। क्या कहा? ग्रेट बॉथ या महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इस तालाब को बनाने में क्या इस्तेमाल किया गया था? ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस जो क्या बोलते हैं, कुंड बोलते हैं या महान स्नानागार बोलते हैं या ग्रेट बाथ जैसे बोलते हैं, उससे पानी को रिसाव को बचाने के लिए, रिसाव को रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। क्या चढ़ाई गई थी? चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियां बनाई गई। इस सरोवर महान स्नानागार में क्या दोनों तरफ क्या बनाई गई? सीढ़ियां बनाई गई। किस लिए? उतरने के लिए इसमें। और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। और क्या किया गया था? चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यही स्नानागार के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। शायद ऐसा माना जाता है कि विशिष्ट जो नागरिक थे हड़प्पा काल के, वो लोग ही इसे यहाँ पर आकर स्नान किया करते थे एक विशेष अवसर पर। कालीबंगा और लोथल, कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं। कालीबंगा और लोथल में के नगरों में क्या मिले? अग्निकुंड मिले हैं। देखो महान स्नानागार कहाँ से मिला है हमें? महान स्नानागार हमें मोहनजोदाड़ो से मिला। कहाँ से मिला? मोहनजोदाड़ो से मिला। क्या मिला? महान स्नानागार। क्या मिला? महान स्नानागार। और कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से हमें क्या मिला? अग्निकुंड मिले। क्या मिले? अग्निकुंड मिले। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों से हमें क्या मिला? अग्निकुंड मिले हैं जहां संभवतः यज्ञ किए जाते थे। जहां संभवतः यज्ञ मतलब ऐसा माना जाता है कि जहां पर अग्निकुंड मिले हैं वहां पर यज्ञ किए जाते होंगे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े क्या मिले हैं? भंडार गृह मिले हैं। क्या मिले? भंडार गृह, जहां पर अन्न को इकट्ठा करके रखा जाता हो। इस भंडार गृह मतलब जहां पर सामान को इकट्ठा करके रखा जाता हो, भंडारण करके रखा जाता हो, उसे भंडार गृह बोलते हैं। ठीक है। तो ये कहाँ से मिले? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से मिले हैं। क्या मिले हैं? बड़े बड़े भंडार गृह। क्या मिले? बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। ठीक है। अब आइए आगे समझते हैं। महान स्नानागार। देखो हम लोगों ने जो महान स्नानागार की चर्चा की, जो मोहनजोदड़ो में मिला वो ये है। ये देखो दोनों दो तरफ सीढ़ियां बनी है इसकी। ये सीढ़ी बनी है, ये बनी सीढ़ी, और एक साइड सीढ़ी बनी है। इसके चारों तरफ कमरे बनाए जाते थे। ये देखो इनके दरवाजे हैं कमरों के। आज तो ये कमरे नष्ट हो गए पर इनके ये दरवाजे आज भी बचे हैं, उनके कुछ अवशेष बचे हुए हैं। यहाँ पर चारों तरफ क्या बनाए जाते थे? कमरे बनाए जाते थे स्नानागार की तरफ। ये कहाँ से मिला? मोहनजोदड़ो से मिला। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से मिला। क्या ये महान स्नानागार है? क्या महान स्नानागार है? भवन, नाले और सड़कें। आइए समझते हैं भवन, नाले और सड़कें के बारे में। ठीक है। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिले होते थे। जो हड़प्पा कालीन के जो नगर थे वो आमतौर पर कैसे होते थे? आमतौर पर दो मंजिले होते थे। एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। घर के आंगन के चारों ओर क्या बनाए जाते थे? घर के आंगन की ओर चारों ओर कमरे बनाए जाते थे। क्या? कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानागार होता था। अधिकांश मतलब ज्यादातर जो घर होते
थे उनमें एक अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। क्या होते थे? कुछ घरों में कुएं भी होते थे। ठीक है। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। कई नगरों में ढके हुए नाले थे। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता। इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। हर नाली में क्या होती थी? हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। ताकि पानी आसानी से बह सके। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता। अक्सर जो घरों की नालियां होती थी वो घरों की नालियों को किससे जोड़ दिया जाता था? अक्सर सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था। बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर मैनहोल बनाए गए थे। नालों के ढके होने के कारण इनमें जगह-जगह पर क्या बनाए गए थे? मैनहोल बनाए गए थे, जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। इनके जरिए ये मैनहोल जो बनाए गए थे वो क्यों बनाए गए थे? क्योंकि इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। इनकी नालों की सफाई की जा सके, देखभाल की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। कैसे किया जाता? एक योजना बनाकर किया जाता था कि किस तरफ ढाल होगी और घरों की जो नालियां वो कैसे जोड़ी जाएंगी। इनको बिल्कुल एक योजनाबद्ध तरीके से बनाया जाता था। किनको? जो नाले होते थे, नालियां होती थी, उनको योजनाबद्ध तरीके से बनाए जाते थे। हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई। ये देखो, हड़प्पा के नगर में ईंटों की चिनाई इस तरह होती थी। ये ईंटों की चिनाई है, इस तरह से ईंटों की चिनाई होती थी। यहाँ पर यहाँ पर वर्णित घरों और पिछले अध्याय में वर्णित घरों में तुम्हें क्या अंतर दिखाई देता है? कोई दो अंतर बताओ। बताइएगा आप लोग। पिछले अध्याय हमने दो में जो पढ़ा है उनके घरों में और इस हड़प्पा काल के जो घर हैं उनमें क्या अंतर है? दो अंतर क्या है उनको बताइए आप लोग। ठीक है। अब समझते हैं नगरीय जीवन। नगर का जीवन कैसा होता था हड़प्पा काल में? हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के जो नगर थे उनमें बड़ी हलचल रहा करती होगी उस समय। यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे जुटे रहते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ऐसे लोग रहते होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। ये संभवतः यहाँ के क्या थे? शासक थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर ये शासक हो सकते हैं। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। यह भी माना जा सकता है कि जो शासक लोग थे वो लोगों को भेजकर दूर-दूर से धातु और बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसी कीमती चीजों को अपने पास रखते होंगे। अपने पास रखते होंगे। क्या रखते होंगे? अपने पास रखते होंगे ना। खूबसूरत मनकों तथा सोने चांदी जैसे बने आभूषणों को, कीमती चीजों को उनको अपने पास रखते होंगे, ऐसा माना जाता है। इन नगरों में लिपिक भी होते थे। इन नगरों में क्या होते थे? लिपिक भी होते थे जो मोहरों जो मोहरों तथा जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे। जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीजों पर भी लिखते होंगे, ऐसा माना जाता है। जो बच नहीं पाई। ठीक है। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे। इसके अलावा नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे, ऐसा माना जाता है, जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजों बनाते होंगे। जो क्या करते होंगे? जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीजें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे। लोग क्या करते थे? लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे। लोग लंबी यात्रा भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं भी लाते थे जो उनके लिए उपयोग होती थी। और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियां। और साथ ही क्या लाते थे? सुदूर देश, यानी कि दूर दूर के जो देश हैं उन्हें सुदूर देश बोलते हैं। किस्से और कहानियां वहां की लाते थे। या आदमी एक तरह से बोल सकते हैं। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं हड़प्पा स्थलों से हमें, जिनमें बच्चे खेलते होंगे। जिनसे क्या बच्चे खेलते होंगे ये। ठीक है। जिनसे बच्चे खेलते होंगे खिलौनों से, ऐसे खिलौने भी हम लोगों को मिले हैं। कहाँ पर? हड़प्पा काल के जो नगर है उनमें। ठीक है। नगरों में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाओ। नगरों में जो लोग रहते थे उनकी सूची बनाओ। क्या इनमें से कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते थे? इनमें से क्या कुछ लोग हैं जो मेहरगढ़ जैसे गांव में रहते हैं, जो हम लोगों ने अध्याय 2 में पढ़ा था। ठीक है। ये देखो, ये कुआं है। ये क्या है? कुआं है। हड़प्पा काल का ये कुआं है। ये नालियां हड़प्पा काल की। देखो ये ईंटों से ढकी हुई है, बिल्कुल पक्की ईंटों से ढकी हुई है। इनको एक क्रम में बनाया गया है, इनको एक ढालान में बनाया गया है। ठीक है। ये हड़प्पा काल की है। ये देखो, ये मोहर है। ये मोहर है और ये इस पर लिपि लिखी गई है जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ठीक है। इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। ये मोहर है हड़प्पा काल की। और ये हड़प्पा काल के खिलौने हैं। क्या है? पक्की मिट्टी के खिलौने हैं। ये क्या? पक्की मिट्टी के खिलौने हड़प्पा काल के। ठीक है।
ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सबसे ऊपर मोहनजोदड़ो की सड़क और उसमें बना नाला है। ऊपर एक कुआं है, ये देखो ये ऊपर एक कुआं है, ये नाला है, ये नालियां आसपास इनके, ठीक है ठीक है। बाईं ओर नीचे हड़प्पा की एक मोहर दी गई है, देखो बाईं ओर एक हड़प्पा की मोहर दी गई है। इस मोहर के ऊपर के चिन्ह एक खास लिपि में है, देखो एक खास लिपि है। उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का यह प्राचीनतम उदाहरण है, यह लेखन का एक प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की लेकिन अभी तक यह पता नहीं चल पाया कि इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। दाईं ओर पकी मिट्टी के खिलौने हैं, दाईं ओर पकी मिट्टी के क्या है, खिलौने हैं, पकी मिट्टी के खिलौने हैं, ठीक है। नगर और शिल्प, आइए समझते हैं नगर और शिल्प को, क्या नगर और शिल्प को आइए समझते हैं। आओ अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। आइए अब कुछ ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन करें जो हड़प्पा के नगरों से प्राप्त हुई हैं। पुरातात्विदों को जो चीजें मिली हैं, पुरातात्विदों को जो चीजें मिली हैं उनमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी धातुओं से बनाई गई थी। मतलब पुरातात्विदों को अभी तक जो चीजें मिली हैं वहां पर, उनमें से अधिकतर क्या होती थी, पत्थर की होती थी, या फिर शंख की, या तांबे की, या कांसे की, या फिर सोने और चांदी जैसी धातुओं की बनाई जा गई थी, ठीक है। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। तांबे से क्या बनाए जाते थे, तांबे और कांसे से क्या बनाए जाते थे, औजार, हथियार और गहने बर्तन बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे, सोने और चांदी से क्या बनाए जाते थे, गहने और बर्तन बनाए जाते थे। यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मन के बांट और फलक हैं। यहाँ पर जो मिली वस्तुएं हैं उनमें सबसे आकर्षक क्या है, मन के, जो गले में हार बनाकर पहनाया जाता था, बांट और फलके, मन के बांट और फलक, ये देखिए ये बांट दिए गए हैं। अब इसको पढ़ते हैं। ऊपर ऊपर पत्थर के बांट, देखो ये पत्थर के बांट कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से इन बांटों को बनाया गया है, बहुत उपयुक्त तरीके से बनाया गया है, इनमें कोई गड़बड़ी नहीं है, ठीक है। इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया जाता है, इन्हें किस पत्थरों से बनाया जाता है, इन्हें चर्ट पत्थरों से बनाया जाता था, ठीक है। इन्हें शायद बहुमूल पत्थर और धातुओं, इन्हें बहुमूल पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा, ऐसा माना जाता है। मध्य में बाएं, मध्य में बाएं मन के इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों से बनाए गए थे। पत्थरों को काट और तराशकर उनमें बनाए गए इनके बीच छेद किए गए ताकि धागा डालकर माला बनाया जा सके। ये देखो ये मन के हैं, इनको एक बढ़िया तराश कर बनाया गया था, कार्लिन पत्थर से बनाया जाता था, ठीक है। इनमें छेद किया जाता और इनमें धागा डालकर इनमें हार बनाकर इनको पहना जाता था गले में, ठीक है। मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक, ये देखो ये मध्य में दाएं पत्थर के धारदार ये फलक हैं, ठीक है। ये पत्थर के धारदार फलक और मन के ये बांट बहुत आकर्षक चीजें थी उस समय की मिली चीजों में से, ठीक है। नीचे दाएं कढ़ाईदार वस्त्र, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली है। ये देखो ये मूर्ति कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, हम लोग कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है। क्या कढ़ाईदार वस्त्र एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से मिली है। इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया, इसमें उसे देखो ये कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया, इसमें फूल वगैरह बने हैं, ठीक है। आइए आगे समझते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहर बनाते थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो पत्थर की मोहर बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं, इन मोहरों पर सामान्यतः क्या मिलते हैं, जानवरों के चित्र मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग के से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते हैं। हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, ठीक है। लाल मिट्टी के क्या बनाते थे, बर्तन बनाते थे, ठीक है। अध्याय 2 में तुमने जिन गांवों के बारे में पढ़ा, क्या वहां भी धातु का उपयोग होता था? अध्याय 2 में जो हम लोगों ने पढ़ा उसमें क्या धातु का प्रयोग होता था? क्या वे पत्थर के बांट बनाते थे? इनके बारे में आप लोग बताइएगा। संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी, ऐसा माना जाता है कि संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े और अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। क्या संभवतः 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी? मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़ों के अवशेष चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुएं से चिपके हुए मिले हैं। पकी मिट्टी तथा फेंस से बनी
तकलियां, तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। क्या तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए चिपके हुए मिले हैं। पक्की मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियां सूत कताई का संकेत देती हैं। क्या पक्की मिट्टी तथा फायांस से बनी तकलियां तकलियां सूत कताई का क्या देती हैं, संकेत देती हैं, हमें बताती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीजों को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मन के चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना, मोहरों पर क्या पच्चीकारी करना आदि। ठीक है। पृष्ठ संख्या 26 पर देखो कि मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है। आइए देखते हैं। और उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह से दर्शाई गई है। यह किसी विशिष्ट मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। ये देखो जो हम लोगों ने मूर्ति देखी थी, ये देखो कितने बेहतर तरीके से इसकी दाढ़ी बनाई गई है, यहाँ पर नक्काशी की गई है। यह किसी विशेष मूर्तिकार बोल सकते हैं की कलाकारी हो सकती है या मूर्तिकार का ही काम हो सकता है। हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हर जो व्यक्ति वो विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। ठीक है। हमें यह पता नहीं है कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों में प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं ही। शायद कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी हो सकते हैं। ठीक है। फायांस, आइए समझते हैं फायांस को। आइए समझते हैं फायांस को, समझते हैं हम लोग। ठीक है। फायांस को समझते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं। पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। फायांस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्टेफिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उनमें वस्तुएं बनाई जाती थी। उनमें क्या वस्तुएं बनाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। उसके बाद उन वस्तुओं पर एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी। इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री हरे होते थे। फायांस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। फायांस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे चूड़ियां फायांस से मन के चूड़ियां, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे। ठीक है। कच्चे माल की खोज, आइए समझते हैं कच्चे माल की खोज के बारे में। कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। क्या तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं हम लोगों को या फिर किसान या पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे लकड़ी या धातुओं के अयस्कों, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं। इनसे फिर कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं। मिसाल के तौर पर ऐसा माना गया यही होता है। ठीक है कि कपास को कच्चा माल कहते हैं, जिसके बाद कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। ठीक है। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती हैं। हड़प्पा में लोगों को कई चीजें वही मिलती थी, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का दूर दूर से आयात करते थे। क्या पर हड़प्पा के लोगों को कई चीजें उनको वहीं पर मिल जाती थी उसी स्थान पर, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, क्या कहा, तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों जैसे पदार्थों का वे दूर दूर से आयात करते थे। आयात यानी कि वहां से लाते थे। ठीक है। हड़प्पा के लोग हड़प्पा के लोग तांबे का आयात संभवतः आज के राजस्थान से करते थे। ऐसा माना जाता है कि हड़प्पा के जो लोग हैं वो तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देशों या पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया करते थे। यहाँ तक कि पश्चिम एशियाई देश ओमान, पश्चिम एशिया मतलब पश्चिम एशिया में जो देश ओमान है वहां से तांबे का आयात किया करते जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। क्या कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली, देखो कांसा कैसे बनता है, कांसा तांबे और टिन से बनता है। क्या तांबा और टिन से बनता है। तो कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान यानी वर्तमान समय का ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात और ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। क्या सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थरों का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। ठीक है। चीजें जो एक जगह से दूसरी जगह के
जगह कैसे ले जाया जाता था, चीजों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इन चित्रों को देखो। ठीक है, एक खिलौना है और दूसरी एक मोहर है। देखो ये खिलौना है, ठीक है, और ये एक मोहर है। क्या एक मोहर है? ठीक है, ये क्या मोहर है। ठीक, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए भोजन के बारे में समझते हैं, आइए हम लोग। ठीक है, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, लोग नगरों के अलावा गांव में भी रहते थे, अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। क्या करते थे वे? अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे, जो गांवों में रहते थे। ठीक है, किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। क्या किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने के सामान देते थे। जो गांव के जो किसान होते थे, चरवाहे होते थे, वही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे, क्योंकि शहरों में भोजन या खाने का सामान इतना ज्यादा उगाया नहीं जाता था, गाँव में उगाया जाता है। इसलिए पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। क्या? सरसों उगाते थे। हड़प्पा के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। ठीक है, जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग नई बात थी। हड़प्पा काल के हल तो नहीं बचे पाए, हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए, क्योंकि वे प्रायः लकड़ी के बनाए जाते थे। क्योंकि वे ज्यादातर क्या कैसे बनाए जाते थे? हल लकड़ी के बनाए जाते थे। लेकिन 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 हर लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इन क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, हड़प्पा के क्षेत्रों में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए लोगों ने कुछ तरीके अपनाए होंगे। इसलिए लोगों ने सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए होंगे। संभवतः पानी का संचयन, संभवतः पानी का संचयन किया जाता होगा। संचयन मतलब इकट्ठा किया जाता होगा और जरूरत पड़ने पर उसे फसलों की सिंचाई के लिए सिंचाई की जाती होगी, और जरूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती होगी, जो पानी संचयन किया जाता था। ठीक है, हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। हड़प्पा के लोग गाय हड़प्पा के लोग गाय, भैंस, भेड़ और बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चारागाह होते थे। बस्तियों के आसपास, जो गांव की बस्तियां होती है, वहां पर तालाब और चारागाह होते थे। लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों के झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे। मतलब हड़प्पा काल के जो किसान होते थे, वो क्या करते थे? बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। क्या क्या करते थे? वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरण जैसे जानवरों का शिकार करते थे। हड़प्पा काल के जो किसान लोग होते थे, चारागाह लोग होते थे, पशुपालक होते थे। ठीक है, गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण। गुजरात में हड़प्पा कालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण, आइए समझते हैं इसको। कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। क्या? कच्छ के इलाके में खादिर वेद के किनारे धौलावीरा नगर बसा था। वहां साफ पानी मिलता था, वहां साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। जहां हड़प्पा सभ्यता के कई नगर दो भागों में विभक्त थे, वहीं धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। एक धौलावीरा का नगर ही ऐसा था जिसको क्या 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी धौलावीर के नगरों के। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इसके अंदर जाने के लिए, इस नगर के अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला एक खुला मैदान भी था। इस नगर में खुला मैदान भी था, जहां सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। ऐसा माना जाता है कि जहां पर सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खोदा गया खोदा पाया गया है, या खोदा गया था, कुछ भी कह सकते हैं। यहाँ मिले अवशेषों में हड़प्पा लिपि के, जो हम लोगों ने मोहरों में लिपि देखी थी, वही हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों में पत्थरों में खोदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। ऐसा माना जाता है कि इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है, क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ज्यादातर हड़प्पा के जो लेख थे, वो मोहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते थे। ठीक है, गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। क्या? गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली
साबरमती एक उपनदी के किनारे बसा था। बसा लोथल नगर ऐसा स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसे कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारण गृह भी था। इस भंडारण गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप मिले हैं। ठीक है, क्या बोला इन्होंने? मोहरबंदी मिले हैं। ये देखो, इन्होंने समझाया है, यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, क्या लोथल। ठीक है, गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहां कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था। यहाँ पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडारण गृह भी था। इस भंडारण गृह से कई मोहरें और मुद्रांकन या मोहरबंदी मिले हैं। क्या मिले? मोहरबंदी मिले हैं। गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप है। गीली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप। ठीक है, लोथल का बंदरगाह। यह बड़ा तालाब ये यह बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा, ऐसा माना जाता है, जहां समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता हो। संभवतः यहाँ पर माल उतारा या चढ़ाया जाता होगा। ठीक है, आइए समझते आगे। यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने के वाले उपकरण और तैयार मन के भी मिले हैं। क्या क्या मिला है? यहाँ पर एक इमारत मिली है जहां संभवतः मन के बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अधबने मन के बनाने वाले उपकरण और तैयार मन के भी यहाँ मिले हैं। ठीक है, मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। आइए इसके बारे में समझते हैं। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहर की छाप को क्या कहते हैं? मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी, अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान से छेड़छाड़ नहीं हुई है। क्या? आइए फिर दोबारा समझ लेते हैं। मुद्रा, मोहर और मुद्रांकन या मोहरबंदी। मोहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैलों को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उन पर मोहर लगाई जाती थी। मोहर की छाप को मोहरबंदी कहते हैं। मोहर की छाप को क्या कहते हैं? मोहरबंदी कहते हैं। अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो यह साबित होता था कि उनकी सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई, कि सामान के साथ छेड़छाड़। अगर छाप टूटी हुई नहीं मिलती थी या नहीं होती थी तो यह साबित हो जाता था कि सामान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, यह सामान बिल्कुल सुरक्षित अपने स्थान पर पहुंच गया, ऐसा माना जाता था। यह किया जाता था ट्रेड के प्रयोग में। ठीक है, ट्रेड यानी कि व्यापार। सभ्यता के अंत का रहस्य। आइए समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। ठीक है, लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मोहर और बांटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर बनने लगे। ठीक है, मोहनजोदड़ो में कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी सड़कों पर ही झुग्गी घर बनाए जाने लगे। सड़कों पर ही झुग्गी घर बनाए जाने लगे। यह सब क्यों हुआ? कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गईं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण यह हो सकता है कि ईंटों को
ईंटें पकाने के लिए ईंधन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े-बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं होता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ वो परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गईं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद एक नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में हम लोग अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। कल्पना करो। इस सबको आप लोग पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा। आपको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर स्टडी विद मयूख पर मिल जाएगी। आइए इन उपयोगी शब्दों को समझ लेते हैं। नगर, नगरदुर्ग, लिपिक, मोहर, शिल्पकार, धातु, विशेषज्ञ, कच्चा माल, हल, सिंचाई। नगर जहाँ पर नगर उसे कहते हैं जहाँ पर खेती वगैरह ना हो, व्यापार वगैरह हो, बाजार हो, उसे नगर कहते हैं। नगर दुर्ग जहाँ उसे कहते हैं जहाँ पर उस समय के शासक या राजा वगैरह रहते थे। लिपिक जो लेखन का कार्य करते हैं उसे लिपिक कहते हैं, जो एक लिपि में लिखता है। मोहर हम लोगों ने देखा, मोहर का प्रयोग व्यापार के लिए किया जाता है। शिल्पकार उसे कहते हैं जो लकड़ी वगैरह की धातुएं बनाते थे, लकड़ी पत्थर। धातु धातु आप लोग समझ सकते हैं। विशेषज्ञ एक कोई विशेष कार्य में विशेषज्ञ हो, उसको अच्छे से करना जानता हो, उसे विशेषज्ञ बोलते हैं। कच्चा माल जैसे कपास कच्चा माल हो गया। हल हल जो लकड़ी का हम लोगों ने चित्र देखा था, हल जिसका प्रयोग फसल को फसल के लिए उपयोग किया जाता है, फसल करने के लिए। ठीक है। सिंचाई, फसल की सिंचाई, पानी देना फसलों को, सिंचाई कहते हैं। ठीक है। ये उपयोगी शब्द हो गए। और महत्वपूर्ण तिथियां, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां इनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती। मेहरगढ़ में कपास खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों को अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। ठीक। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। क्या? मेहरगढ़ में कपास की खेती लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। ठीक है। नगरों का आरंभ लगभग 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत लगभग 3900 साल पहले। अन्य नगरों का विकास लगभग 2500 साल पहले। यहाँ पर आपका अध्याय होता है समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें और खूब पढ़ें अच्छे से। और अच्छे से पढ़ने के लिए इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद मयूख पर मिल जाएगी। आप डाल देंगे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।